नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के तीसरे पार्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपल। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के दो पार्ट, पहला है चिरन और दूसरा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, इन दो पार्ट्स के ऊपर मैं पहले दो वीडियोस बना चुका हूं और अब ये इस सीरीज का तीसरा और आखिरी वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपल के बारे में। अब ये पार्टिसिपल क्या होता है, आइए समझते हैं। ए पार्टिसिपल इज ए वर्ड formed फ्रॉम ए वर्ब दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और ए वर्ब या एडवर्ब। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पार्टिसिपल है वो क्या होता है, वो एक वर्ब की ही फॉर्म होती है। यानी कि जो पार्टिसिपल है क्या है, एक वर्ब ही होती है, जिसका काम क्या होता है, या तो वो एडजेक्टिव का काम करेगी या फिर एडवर्ब का काम करेगी, या कभी कभी वर्ब का भी काम करती है। यानी कि पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब है जो एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है और एडवर्ब का भी काम कर सकती है। अब इस पार्टिसिपल के तीन पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। और उनकी फॉर्म दी गई है वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एक बार इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये पार्टिसिपल की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। ऐसा क्या हो गया कि ये पार्टिसिपल इंग्लिश ग्रामर में आया। तो एक बार एक सेंटेंस से ही समझते हैं। यहाँ पर मान लो यही एग्जांपल उठा लेता हूं मैं। यहाँ पर लाफिंग लाउडली ही रोल्ड ऑन द सोफा। अब इस सेंटेंस को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया ही वॉज लाफिंग लाउडली एंड एंड ही रोल्ड ऑन द सोफा। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस का मीनिंग है, क्या निकल के आ रहा है कि वो जोर से हंस रहा था और वह सोफे पे क्या कर रहा था, लुढ़क गया था। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है लाफिंग लाउडली ही रोल्ड ऑन द सोफा, यहाँ पर क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, तेजी से हंसते हुए वह सोफे पर लुढ़क गया। दोनों सेंटेंस का जो सेंस है या मीनिंग है वो एक ही निकल के आ रहा है। ही वॉज लाफिंग लाउडली एंड ही रोल्ड ऑन द सोफा, और यहाँ पर लाफिंग लाउडली ही रोल्ड ऑन द सोफा, यानी कि मतलब एक ही है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पर ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। यानी कि यहाँ पर वर्ड्स ज्यादा हुए हैं। ही हो गया, फिर दोबारा से यहाँ पर ही आया है, फिर वॉज भी हुआ है, तो यहाँ पर काफी वर्ड्स का यूज हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस में कम वर्ड्स का यूज हुआ है। और इस सेंटेंस में ये जो लाफिंग है यही क्या है, पार्टिसिपल। और यानी कि लाफिंग का यूज करने से या पार्टिसिपल का यूज करने से वर्ड्स की संख्या कम हो जाती है। यानी कि सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स से सरल बन जाता है, एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो इसलिए हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो यहीं से यूज हुआ पार्टिसिपल का। किस लिए हुआ? कि ये सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सरल बनाने का एक तरीका या सरल तरीके से लिखने का एक तरीका होता है। क्या होता है? पार्टिसिपल। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि पार्टिसिपल की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो जो फॉर्म बनती है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसका यूज कब होता है? जब दो एक्शंस एक ही समय पर हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमने बताया था कि लाफिंग लाउडली ही रोल्ड ऑन द सोफा, तेजी से हंसते हुए वह सोफे पर लुढ़क गया। यानी कि वो हंस भी रहा है और रोल भी कर रहा है, यानी कि दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं। तो जब दो एक्शंस एक साथ होंगे तो किसका यूज होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यहाँ लाफिंग बताता है कि वह हंसता हुआ लुढ़का, यानी दोनों एक्शंस साथ में हो रहे हैं। अगला है पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका यूज कब होता है? जब एक एक्शन के बाद दूसरा शुरू होता है और पहला एक्शन दूसरे का कारण होता है। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, ब्लाइंडेड बाय द सडन जेट ऑफ पेपर स्प्रे द असेलेंट ग्रोप्ड फॉर द एग्जिट। काली मिर्च के अचानक छिड़काव से अंधा हुआ हमलावर बाहर निकलने का रास्ता टटोलने लगा। अब यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो वो क्या हो गया है, अंधा हो गया है, और दूसरा ग्रोप फॉर यानी बाहर जाने का रास्ता टटोल रहा है, यानी कि ढूंढ रहा है। जब उसकी आंखों में पेपर स्प्रे यानी कि मिर्ची का स्प्रे मारा तो क्या हो गया? वो अंधा हो गया एकदम, और बाहर जाने का या इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढने लगा। तो दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, सॉरी, एक एक्शन के बाद दूसरा शुरू हो रहा है। पहला क्या हुआ? ब्लाइंडेड हुआ, यानी कि पहले उसको अंधा किया गया,
और अंधा होने के बाद उसने क्या है, रास्ता ढूंढने का प्रयास किया। तो यहाँ पर दो एक्शंस हो रहे हैं, और जो पहला एक्शन है वही कारण है दूसरे का। यानी कि वो रास्ता क्यों टटोल रहा है, रास्ता क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि वो अंधा हो गया है, अंधा होने के कारण ही वह रास्ते को ढूंढ रहा है। तो यानी कि जो दूसरा एक्शन है वो पहले एक्शन की वजह से हुआ है, पहला एक्शन कारण है दूसरे एक्शन को करवाने का। तो जब इस तरह से सेंटेंस होता है जहां पर दो एक्शंस होते हैं, पहले एक एक्शन होगा और फिर उसके बाद दूसरा होगा, जब दोनों एक साथ हो रहे होते हैं तो यहाँ पर बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। लेकिन यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन के बाद दूसरा शुरू हो रहा है, ठीक है, और जो पहला एक्शन है वो दूसरे का कारण भी है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम किसका यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का, और उसमें क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में यहां पर ब्लाइंडेड जो है वो क्या है, वो है पास्ट पार्टिसिपल, वो है पास्ट पार्टिसिपल। तो इसको पहचानने का क्या तरीका है कि इसमें दो एक्शन होंगे, पहले एक एक्शन होगा और उसके बाद दूसरा होगा, और जो दूसरा एक्शन हो रहा है वो पहले की वजह से हो रहा है। तो इसी को इसको पहचानने का यही तरीका है, उसको बोलेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। इसमें क्या होता है, एक एक्शन पहले हो चुका होता है और फिर दूसरा शुरू होता है, टाइम ड्यूरेशन बताने में यूजफुल होता है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। हैविंग टेकन हिज मील ही लेफ्ट होम, अपना खाना खा लेने के बाद वह घर से चला गया। यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, दो एक्शन हो रहे हैं, लेकिन पहला एक्शन वजह नहीं है दूसरे एक्शन की, दोनों अपने अलग अलग एक्शन है। यानी कि उसने अपना खाना खाया और उसके बाद वो घर छोड़ के चला गया या घर से चला गया, ठीक है। तो वो घर से जो चला गया है उसका कारण ये नहीं है कि उसने खाना खा लिया इसलिए घर से गया है, कारण उसका कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो एक्शन हुए हैं, ठीक है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बस एक टाइम ड्यूरेशन का हमें पता चलता है कि उसने खाना खा लिया और उसके बाद वो चला गया। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक एक्शन के बाद दूसरा शुरू होता है और जिसमें पहला एक्शन दूसरे का कारण नहीं होता, तो वो क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। और उसकी कैसे फॉर्म बनेगी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हैविंग जो टेकन ये क्या है, परफेक्ट, इसी को बोला गया है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग टेकन क्या है यहाँ पर, परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले खाना खाया और फिर घर से निकल गया। अब घर से निकलने का कारण खाना खाना नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं जब पार्टिसिपल का यूज होता है एडजेक्टिव के तौर पर। अब देखिए, किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए पार्टिसिपल का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसा कि हम जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि जो संज्ञा की या नाउन की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसकी फॉर्म क्या होती है, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज करके बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्साइटिंग स्टोरी यानी रोमांचक कहानी, इंटरेस्टिंग मूवी दिलचस्प फिल्म, डेवलपिंग कंट्री विकासशील देश, स्माइलिंग वुमेन मुस्कुराती हुई महिला। अब यहाँ पर ये जो स्टोरी है, मूवी है, कंट्री है, ये सब क्या है, ये नाउन है और इनकी एक विशेषता है। स्टोरी कैसी है, वो एक्साइटिंग है, मूवी कैसी है, वो इंटरेस्टिंग है, कंट्री कैसी है, वो डेवलपिंग है, और औरत वुमेन कैसी है, स्माइलिंग। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, यही क्या है, इसी को बोल देते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब हम वर्ब की आईएनजी के साथ किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन वाक्यों में पार्टिसिपल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, जो सिंपल सी बात है, ये पहले भी यही बात कही गई है कि जो नाउन की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर एक लाइन है, यह एक्टिव मीनिंग होता है। अब ये एक्टिव पैसिव मीनिंग हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है। तो एक बार इसको हम यहाँ पर इस लाइन को स्किप कर देंगे थोड़ी देर के लिए, अगले सेंटेंस से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल में है पैसिव मीनिंग, तो इनको एक साथ समझेंगे हम, एक्टिव और पैसिव को। तो अब हमने पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने क्या देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब आ रहा है पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव दो तरह से काम कर रहा है, एक वो पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है और दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। यहाँ क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ है पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने सीख लिया है कि यहाँ पर जैसे जो स्टोरी है वो कैसी है, एक्साइटिंग है,
मूवी कैसी है, इंटरेस्टिंग है। कंट्री कैसी है, डेवलपिंग है। और वुमेन कैसी है, स्माइलिंग है। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल को समझते हैं। यहां पर यूज होगा जैसे लड़का कैसा है, एक्साइटेड, इंटरेस्टेड लिसनर। कंट्री कैसी है, डेवलप्ड है। आर्म कैसी है, ब्रोकन है। किंगडम कैसा है, फॉलन है, यानी गिरा हुआ साम्राज्य है। टूटा हुआ हाथ, ब्रोकन आर्म। विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री। रुचि लेने वाला श्रोता, इंटरेस्टेड लिसनर। और एक्साइटेड बॉय, उत्साहित लड़का। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि नाउन से पहले। ठीक है, पार्टिसिपल आया है और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, लेकिन किसके साथ आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बना हुआ है ये वाला। ठीक है, तो हमने इससे पहले पढ़ा था यहाँ पर एक्साइटिंग स्टोरी, और यहाँ पर क्या है, एक्साइटेड बॉय। अब यहाँ जो स्टोरी है वो किसी दूसरे को एक्साइट कर रही है। मूवी जो है वो दूसरे को इंटरेस्ट में लेके आ रही है। ठीक है, कंट्री क्या है, वो डेवलप कर रही है। वुमेन क्या है, वो स्माइल कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक्साइट होने का असर किसके ऊपर है, लड़के के ऊपर ही है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जो स्टोरी थी वो दूसरे को एक्साइट कर रही है, तो इसलिए कैसी थी, वो एक्साइटिंग है। वो एक्साइटेड नहीं हो सकती, क्योंकि एक्साइट तो कोई और होगा जो उसको सुनेगा। तो मान लो ये जो बॉय है, ये कैसा हो गया, ये एक्साइट हो गया है, यानी कि जो एक्साइट होने का असर है वो इस लड़के के ऊपर पड़ा है, तो इसकी एक विशेषता बन गई, ये कैसा हो गया, ये एक्साइटेड हो गया है। तो इसलिए क्या यूज हुआ है, एक्साइटेड। अगर यहाँ पर होता एक्साइटिंग बॉय, तो यानी कि वो लड़का दूसरों को एक्साइट कर रहा है। ठीक है, या इंटरेस्टिंग बॉय, दूसरे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, इंटरेस्टेड लिसनर, यानी कि ऐसा सुनने वाला या श्रोता जो किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग मूवी। ठीक है, मूवी क्या है, दूसरों को इंटरेस्ट में लेके आ रही है, तो कैसी है, इंटरेस्टिंग है। और जो सुन रहा है वो इंटरेस्ट लेके सुन रहा है, तो क्या है, वो इंटरेस्टेड है। तो ईडी यानी थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो इसी को क्या बोला गया, पास्ट पार्टिसिपल। डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जो कंट्री है वो डेवलप हो चुकी है, इससे पहले डेवलपिंग थी। ठीक है, अब वो डेवलप हो चुकी है, पूरा डेवलपमेंट का असर उसके ऊपर आ चुका है, तो वो क्या हो गई, डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश। ब्रोकन आर्म, यानी कि जो आर्म है वो टूट गई है, यानी कि टूटने का असर किसके ऊपर हुआ है, बाजू के ऊपर हुआ है, हाथ के ऊपर हुआ है। फॉलन किंगडम, किंगडम वो कैसा है, वो गिर गया है। ठीक है, तबाह हो गया है, तो क्या आ गया, फॉलन किंगडम। अब हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल एज एडवर्ब, जब पार्टिसिपल का यूज एडवर्ब की तरह होता है। तो जब पार्टिसिपल यह बताए कि कोई काम कैसे हुआ, तो वह एडवर्ब की तरह काम करता है। तो चलिए एग्जांपल से ही समझते हैं इसको। ही केम स्क्रीमिंग आउट ऑफ द रूम, वह चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर आया। स्क्रीमिंग बताता है कि वह कैसे आया, तो वो आउट ऑफ द रूम कैसे आया, चिल्लाते हुए। तो जब पार्टिसिपल यह बताए कि कोई काम कैसे हुआ, यानी कि जो जब वो वर्ब को क्या करे, मॉडिफाई, या वर्ब की विशेषता बताए कि काम कैसे हुआ, तो क्या होगा, एडवर्ब बनेगा। यानी कि जो ऐसा पार्टिसिपल जो किसी वर्ब की विशेषता बताए। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, केम, बाहर आया, कैसे आया, चिल्लाते हुए आया, तो इसको ही क्या बोल दिया गया है, पार्टिसिपल एज एडवर्ब। तो ये जो स्क्रीमिंग है ये क्या है, पार्टिसिपल, और कैसे किसका काम कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो स्क्रीमिंग बताता है कि वह कैसे आया, यह वर्ब केम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो स्क्रीमिंग क्या हो गया, एक तरह से पार्टिसिपल। ठीक है, तो हमने दो चीजें सीखी, पार्टिसिपल एडवर्ब की तरह कैसे काम करता है, और यहाँ पर पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करता है। एडजेक्टिव की तरह दो तरीके से काम करेगा, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी यूज होगा, और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल जिसमें ईडी यूज होगा। अब हम एक रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कहता है कि द सब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल क्लोजेज एंड सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लोज, यहाँ पर ऐसा डाल लीजिए। तो द सब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल क्लोज एंड सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लोज, बात हो रही है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट किसका, क्लोज का। अब क्लोज भी दो तरह की दे रखी है, एक पार्टिसिपल और एक मेन क्लोज। अब ये मेन क्लोज क्या होती है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप क्लोज के ऊपर, फ्रेज के ऊपर, सेंटेंसेस के ऊपर जानना चाहते हैं कि क्या होते हैं, तो आप उस वीडियोस को जाकर देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में। तो एक बार मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ कि ये क्लोज क्या होती है। देखिए क्लोज क्या है, मान लो दो सेंटेंस बने हुए हैं, सॉरी एक सेंटेंस बना हुआ है। जैसे हम यहीं से बात करते हैं, बीइंग ए रेनी डे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर ये क्लोज है और एक ये क्लोज है। ठीक है, तो ये जो बीइंग ए रेनी डे है इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, और आई डिड नॉट गो टू ऑफिस इसको बोलते हैं मेन क्लोज। तो जो मेन क्लोज होती है उसका क्या पहचान है, मेन क्लोज की पहचान ये होती है कि उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है।
यानी कि उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है विदाउट सबॉर्डिनेट क्लोज। यानी कि अगर मैं इस क्लोज को यहाँ पर छुपा दूं, ठीक है, ये क्लोज है, सेंटेंस का पार्ट है, इसको मान लो मैंने हटा दिया और मैं सिर्फ इसकी बात करूं, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस मुझे दे रहा है, ठीक है, कि मैं ऑफिस नहीं गया, ठीक है, तो यानी कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या हो गई यहाँ पर मेन क्लोज हो गई है, इसी को हमने बोल दिया मेन क्लोज, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर इसको ये पढ़ूं और इसको हटा देता हूँ, मान लो बीइंग ए रेनी डे, और मैं सिर्फ यहीं तक बात करता हूँ, मैंने अपनी बात यहीं खत्म कर दी कि बीइंग ए रेनी डे, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है या क्लोज है उसका एक मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा है कि बीइंग ए रेनी डे, कि एक रेनी डे होने के कारण, और मैं चुप हो जाता हूँ। तो यानी कि एक मन में एक क्वेश्चन रहता है कि हाँ क्या बीइंग ए रेनी डे, फिर क्या, तो यानी कि एक अधूरा सेंस निकल के आ रहा है, तो इसी को हमने बोल दिया सबऑर्डिनेट क्लोज। और यहाँ पर जब मैंने इसको पढ़ा था सेंटेंस को, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, तो पूरा एक सेंस निकल के आ रहा था कि मैं ऑफिस नहीं गया, लेकिन यहाँ पर इसको पढ़ के यहीं तक छोड़ देता हूँ तो एक सेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इसी को बोल दिया गया सबऑर्डिनेट क्लोज, और यही बोल दिया गया मेन क्लोज। तो चलिए वापिस आते हैं अब हम मेन टॉपिक पे, जिसपे हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लोज एंड सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लोज, सॉरी सब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल क्लोज। मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज एक ही होती है, तो सब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल क्लोज एंड सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लोज। अब ये पार्टिसिपल क्लोज का सब्जेक्ट और मेन क्लोज का सब्जेक्ट एक ही होता है, ये यहाँ पर बात समझाई जाएगी। पार्टिसिपल क्लोज का सब्जेक्ट और मेन क्लोज का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, इसी के ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये है एक इंपॉर्टेंट रूल। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर बीइंग ए रेनी डे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। अब यहाँ पर ये जो आई है ये क्या है, मेन सब्जेक्ट है यहाँ का, यानी कि ये मेन क्लोज है, और मेन सब्जेक्ट क्या होगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस क्लोज में दूसरा सब्जेक्ट निकल के आ रहा है बीइंग ए रेनी डे, अब यहाँ का सब्जेक्ट बन रहा है रेनी डे। अब यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है रेनी डे की, और यहाँ बात हो रही है मेरी यानी आई की, तो यहाँ बीइंग ए रेनी डे का सब्जेक्ट डे है और मेन क्लोज का सब्जेक्ट आई है, और दोनों ही अलग अलग है, यानी कि ये जो डे और आई, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। डे कैसा है, रेनी है, ठीक है, तो रेनी डे होने के कारण आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, हिंदी में जैसे बोल रहे हैं हम इसको, इसकी हम जैसे ही हिंदी बना के बोल रहे हैं तो हमें ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है, जो कि नहीं है। रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और यहाँ पर डे सब्जेक्ट है, इस क्लोज का सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक एक क्लोज है और यहाँ से यहाँ तक दूसरी क्लोज है, इसका सब्जेक्ट आई है और इस क्लोज का सब्जेक्ट है डे। अब ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर लगा देंगे इट बीइंग ए रेनी डे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है। जैसे ही हमने इट लगाया तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट बन गया, हम उसकी बात कर रहे हैं आई, मैं नहीं गया ऑफिस में, क्यों नहीं गया, क्योंकि वह एक रेनी डे था, उस दिन बारिश हो रही थी। तो जैसे ही हम यहाँ पर इट लगा देते हैं तो ये स्पेसिफिक बना देता है इसको, किसकी बात हो रही है, ये इट यूज हो गया डे के लिए। आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, अगर मैं यहाँ पर इट नहीं लगा रहा था तो यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर इट नहीं लगा रहा हूं तो जो रेनी डे है वो मैं ही बन गया अपने आप में ही, कि मैं क्या हूं, मैं रेनी डे हूं, और इस वजह से मैं ऑफिस नहीं गया, यानी कि मैं रेनी डे होने के कारण ऑफिस नहीं गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बारिश वाला दिन बन सकता हूं, नहीं, बारिश वाला दिन अपना अलग है, बारिश वाला दिन अलग है, और मैं, मेरी पहचान अलग है। तो यहाँ जब मैं इट नहीं लगाता हूं तो ये क्या कह रहा है, आई जो है वो सेंस दे रहा है रेनी डे का, जो कि गलत है। यहाँ सब्जेक्ट हमें अलग अलग स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर इट लगाने से ये इट का संबंध सिर्फ रेनी डे से ही रहेगा। और फिर ये कह रहा आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, कि उस दिन बारिश वाला दिन होने के कारण मैं ऑफिस नहीं गया। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, ड्राइविंग ऑन द हाईवे द बेबी बिगेन टू क्राई। ड्राइविंग का सब्जेक्ट आई होना चाहिए, पर मेन क्लोज का सब्जेक्ट बेबी है, जो कि गलत है, ठीक है। तो ड्राइविंग ऑन द हाईवे, ड्राइव कौन कर रहा है, बेबी कर रहा है, नहीं कर रहा ना, बेबी थोड़ी ड्राइव कर सकता है। सेंटेंस का सेंस यहाँ पर यही निकल के आ रहा है जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं कि ड्राइविंग ऑन द हाईवे द बेबी बिगेन टू क्राई। अब यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है कि जो बेबी था वही ड्राइव कर रहा था और उसने रोना शुरू कर दिया। इस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है अगर इस तरीके से लिखा जाए तो, जो कि गलत है।
ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइव कोई और कर रहा है और बेबी अपना रोना अलग से कर रहा है। इसको सही करके कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग ऑन द हाईवे द बेबी बिगेन टू क्राई, यानी कि जब मैं ड्राइव कर रहा था हाईवे पे तो जो बेबी था उसने रोना शुरू कर दिया। तो व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग, तो यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ा सब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों का यही बन रहा था। ठीक है, चलाने वाला भी है, हाईवे पे बेबी है, और रोने वाला भी बेबी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सही करके कैसे लिखेंगे, व्हाइल आई वाज ड्राइविंग ऑन द हाईवे द बेबी बिगेन टू क्राई। इसलिए पार्टिसिपल क्लोज का सब्जेक्ट और मेन क्लोज का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अब पार्टिसिपल क्लोज विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसकी फॉर्म होती है वर्ब प्लस आईएनजी, ये क्या बताता है, शोज एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम एज द मेन एक्शन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था कि दो एक्शन एक साथ हो रहे थे। ठीक है, शोज एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम एज द मेन एक्शन, यानी कि जो मेन एक्शन भी हो रहा है और दूसरा एक्शन हो रहा है वो एक साथ हो रहे हैं। तो शाउटिंग लाउडली ही वॉकड आउट, जोर से चिल्लाते हुए वह बाहर चला गया, यानी कि वो चिल्ला भी रहा था और बाहर भी जा रहा था, दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, पहले भी ये रूल पढ़ा था, वहां पर क्या यूज होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो शाउटिंग लाउडली, यहाँ पर शाउटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्राइंग बिटरली ही नरेटेड द इंसिडेंट, जोर जोर से रोते हुए उसने घटना सुनाई, यानी कि वो रो भी रहा था और घटना को सुना भी रहा था, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो क्राइंग बिटरली। फिर है पार्टिसिपल क्लोज विद पास्ट पार्टिसिपल, शोज ए रीजन और कोज फॉर द मेन एक्शन, ऑफन पैसिव। पैसिव मतलब जब वर्ब का असर सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, यानी किसी चीज का असर किसी चीज के ऊपर पड़ता है तो उसको हम पैसिव बोलते हैं। जैसे शाउटेड एट लाउडली ही वॉकड आउट। ठीक है, तो शाउटेड यहाँ पर क्या था, शाउटिंग लाउडली, यानी कि वो खुद ही बाहर जा रहा था, खुद ही चिल्ला रहा था। अब यहाँ चिल्लाने का असर उसके ऊपर पड़ा, यानी कि कोई उसके ऊपर चिल्लाया तब वो बाहर गया, उसका बॉस है, उसका टीचर है, जो भी है, वो उसके ऊपर चिल्लाया होगा, यानी कि किसी और के चिल्लाने का असर उसके ऊपर पड़ा है ना, तो वो क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो शाउटेड एट लाउडली, यानी कि जोर से डांटे जाने पर वह बाहर चला गया। पहले क्या था यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि वो ही चिल्ला रहा था और वो ही बाहर जा रहा था। यहाँ पर है उसके ऊपर कोई चिल्लाया होगा, उसको डांट लगी होगी, तो शाउटेड एट, उसके ऊपर असर हुआ ना चिल्लाने का, एट लाउडली ही वॉकड आउट। अगला है पार्टिसिपल क्लोज विद परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि अब यूज हो रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल का, जिसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जब हमें यह दिखाना हो कि कोई कार्य पहले ही पूरा हो चुका था और उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ, तब हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक एक्शन के बाद जब दूसरा एक्शन होता है, यह पार्टिसिपल क्लोज यह स्पष्ट करता है कि पहला काम पूरा हो गया है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हैविंग ईटन डिनर ही वेंट टू बेड, रात का खाना खा लेने के बाद वह सोने चला गया, यानी कि उसने खाना खाया और उसके बाद वो सोने चला गया, यानी कि दो एक्शन हो रहे हैं, एक्शन 1 प्लस एक्शन 2। उसने खाना खाया और उसके बाद वो सोने चला गया, पहले खाना खाया फिर सोने चला गया। हैविंग फिनिश द वर्क शी लेफ्ट द ऑफिस, काम खत्म कर लेने के बाद वह ऑफिस से चली गई, यानी कि काम खत्म किया और वो चली गई, तो हैविंग फिनिश द वर्क। हैविंग बीन वार्न्ड बिफोर ही डिड नॉट आर्ग्यू, अब यहाँ पर पैसिव वॉइस है, हैविंग बीन वॉर्न, यानी कि उसको चेतावनी दी गई है, तो चेतावनी का असर उसके ऊपर हुआ ना, तो हैविंग बीन का यूज हुआ है यहाँ पर। हैविंग बीन वॉर्न बिफोर ही डिड नॉट आर्ग्यू, पहले से चेतावनी दिए जाने पर उसने बहस नहीं की, यानी उसको पहले ही चेतावनी दे रखी थी इसलिए उसने बहस नहीं की। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वॉकिंग थ्रू द फ्रंट गेट ए वास्प स्टंग हिम, यहाँ ऐसा लगता है कि ए वास्प वॉज वॉकिंग विच इज रॉन्ग, तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि वॉकिंग थ्रू द फ्रंट गेट, यानी कि जो वास्प था, ठीक है, वो फ्रंट गेट से जा रहा था और उसने उसको क्या कर लिया, काट लिया, डंक मार दिया, स्टंग कर दिया उसको। तो यानी कि जो वास्प क्या होता है, ततैया का बोलते हैं, तो जो ततैया था वो क्या कर रहा था, वो गेट से बाहर जा रहा था और उसने उसको स्टंग कर लिया, ऐसा हो सकता है। कौन जा रहा था, हम किसी आदमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और ये सेंस किसका दे रहा है कि वो ततैया खुद ही फ्रंट गेट से बाहर जा रहा था, वो थोड़ी जा रहा था। कौन जा रहा था, कोई भी जा रहा था मतलब, लेकिन वो ततैया नहीं था। तो हम कैसे बनाएंगे इसको सही, वाइल ही वॉज वॉकिंग थ्रू द फ्रंट गेट ए वास्प स्टंग हिम, यानी जो हिम है इसका सब्जेक्ट इसको यहाँ पर दिखा दिया गया है कि तू यहाँ पर रह भाई, यानी कि इसका सब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया है सही वाला। यहाँ पर सब्जेक्ट सिर्फ वास्प ही बन के रह गया था, ठीक है, यानी कि वॉकिंग थ्रू द फ्रंट गेट से जो जा रहा था वो भी ततैया था और ततैये ने उसको डंक मार दिया। अगला एग्जाम्पल है एंटरिंग द हॉल
ए ह्यूज क्राउड ग्रीटेड हिम। ऐसा लगता है यहाँ पर कि जो भीड़ है वो हॉल में एंटर कर रही है, जबकि जिसको ग्रीट किया गया वो हॉल में एंटर कर रहा है, ठीक है ना। तो व्हेन ही एंटर्ड द हॉल ए ह्यूज क्राउड ग्रीटेड हिम, यहाँ पर व्हेन ही सब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है एंटरिंग द हॉल ए ह्यूज क्राउड, यानी कि यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है कि वो जो क्राउड है वही एंटर कर रही है हॉल में, और फिर एंटर करते करते उसको ग्रीट किया है, नहीं, वो जिसको ग्रीट किया गया वो एंट्री कर रहा था हॉल में। तो व्हेन ही एंटर्ड द हॉल ए ह्यूज क्राउड ग्रीटेड हिम। रनिंग अक्रॉस द फील्ड माई पेन फेल इनटू द मड, कि मेरा पेन दौड़ते हुए कीचड़ में गिर गया। पेन दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता ना। किसको बताना पड़ेगा? कोई और सब्जेक्ट होगा, उसको हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। करेक्ट फॉर्म क्या होगी? वाइल आई वॉज रनिंग अक्रॉस द फील्ड माई पेन फेल इनटू द मड, यानी कि जब मैं दौड़ रहा था तब मेरा पेन गिर गया कीचड़ में। यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है कि पेन ही दौड़ रहा था और वो गिर गया, जबकि मैं दौड़ रहा था। वाइल आई वॉज रनिंग अक्रॉस द फील्ड माई पेन फेल इनटू द मड। तो फील्ड में कौन दौड़ रहा था? मैं दौड़ रहा था, तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया हमने। तो ये था हमारा पार्टिसिपल, और इस तरीके से हमारा पूरा नॉन डेफिनिट वर्ब कंप्लीट हो गया है।